वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो आज हम लोग क्या करते हैं, हम अब तक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ बोर्ड प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हमारी बोर्ड की बुक से ही लिए गए हैं, लेकिन अब हम इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी देखेंगे और बोर्ड में ये किस तरह से हमको लिखने होंगे एग्जाम जब होता है, तो वो बात भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना अपना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम त्रिविम समावयवता के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें भी हम लोग ज्यामितीय समावयवता के जो क्वेश्चंस हैं, जो बुक से हैं, उनको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियमों का ध्यान रखेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो ये लो, निम्न में से कौन सा त्रिविम समावयवता की श्रेणी में नहीं आता? Which of the following is not involved in a branch of stereochemistry? कुल मिलाकर हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको स्टीरियोकेमिस्ट्री या स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो जब हमने आइसोमेरिज्म को स्टार्ट किया था तो याद करो हमने कहा था कि भाई जो आइसोमेरिज्म जो होती है ना, वो दो तरह की होती है। दो तरह की कौन कौन सी? एक होती है स्ट्रक्चरल, है ना, याद होगा, और दूसरी होती है स्टीरियो। बेसिकली हमारा डिस्कशन स्टीरियो पर ही रहना है। हिंदी में क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म को कहेंगे समावयवता, यानी समावयवता दो तरह की होगी। एक स्ट्रक्चरल जिसे कहेंगे संरचनात्मक समावयवता, और दूसरी होगी स्टीरियो जिसे कहेंगे हम लोग त्रिविम समावयवता। अब याद करो त्रिविम समावयवता को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। दो कैटेगरी कौन कौन सी थी भैया? एक थी कॉन्फ़िगरेशनल, याद है, कॉन्फ़िगरेशनल। और कॉन्फ़िगरेशनल को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं विन्यासी या अभिविन्यासी, ठीक है। और दूसरी थी कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फर्मेशनल को हिंदी में क्या कहते हैं? संरूपण, सही है। और फिर हमने कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। एक जियोमेट्रिकल, जिसकी हम लोग अभी चर्चा ही कर रहे हैं, और दूसरी थी ऑप्टिकल, जिसको हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। जियोमेट्रिकल को हिंदी में कहते हैं ज्यामिति और ऑप्टिकल को कहते हैं प्रकाशिक, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर तो यही काउंट होगा। क्या क्या काउंट होगा? देखो जरा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर काउंट होगा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, और कॉन्फ़िगरेशनल में हो जाएंगे आपके जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल, सही है, यानी ज्यामिति और प्रकाशिक। तो ज्यामिति समावयवता भी स्टीरियो में काउंट होती है, प्रकाशिक भी काउंट होती है, और कॉन्फर्मेशनल जो है यानी संरूपण समावयवता जो है वो भी जो है आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर काउंट होती है। तो देखो भैया, ज्यामिति समावयवता स्टीरियो में आती है, संरूपण कॉन्फर्मेशनल भी स्टीरियो में आती है, प्रकाशिक समावयवता भी स्टीरियो में ही आती है। देखो जरा, ऑप्टिकल स्टीरियो में आती है, ज्यामिति स्टीरियो में आती है, कॉन्फर्मेशनल भी स्टीरियो के अंदर ही काउंट होती है। तो फिर बचा कौन? बचा केवल और केवल क्रियात्मक समावयवता, सही है। और ये क्रियात्मक समावयवता एक्चुअल में ये स्टीरियो में काउंट नहीं होती, ये संरचनात्मक समावयवता का एक टाइप है, संरचनात्मक समावयवता का एक रूप होता है, ठीक है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा क्रियात्मक समूह समावयवता, क्योंकि ये स्टीरियो के अंदर नहीं आती है। अंग्रेजी में देखें तो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन आता है? जियोमेट्रिकल आती है, कॉन्फर्मेशनल आते हैं, ऑप्टिकल आते हैं, तो कौन नहीं आता? फंक्शनल नहीं आते। और पूछा भी क्या है कि इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर काउंट नहीं होता? तो फिर आपका ये ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। क्लियर है सबके लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित नहीं करता? तो पिछले कई लेक्चरों से यही डिस्कशन चल रहा है।
तो उसमें क्या है भैया कि जिन दो एटम्स की बात करेंगे वो डबल बॉन्डेड होने चाहिए या साइक्लिक होने चाहिए, कुल मिलाकर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और उनसे जुड़े हुए ग्रुप जो हैं वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, एक्स और ये मान लो वाई। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो फिर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आती है। मगर एक कार्बन से ही काम नहीं चलेगा, दूसरे कार्बन पर भी दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप ही जुड़े होने चाहिए, तभी जीआई बनेगा। यहाँ भी एक से काम नहीं चलेगा, दूसरे कार्बन पर भी दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप जुड़े होने चाहिए। कुल मिला के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, वो आपको कहाँ दिख जाएगा, डबल बॉन्ड के केस में दिख जाएगा, है ना, या फिर साइक्लिक केस में दिख जाएगा। दूसरा, डबल बॉन्डेड जो एटम है उनसे जुड़े हुए ग्रुप आपस में क्या होने चाहिए, डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट हैं और ये दोनों भी डिफरेंट हैं, तो जीआई आ जाता है। ऑप्शन चेक कर लीजिए भैया, है ना। पहला ऑप्शन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। क्या इसको हम इधर बना देते हैं, चलिए ऊपर बना देते हैं, ठीक। पहला ऑप्शन यही है हमारा, CH3 CH डबल CH CH3। सबसे पहले क्या किया करो, डबल बॉन्डेड कार्बन को बनाया करो, ठीक है। अब आप डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप देख लो। इस कार्बन से H जुड़ा है और CH3, तो एक तरफ CH3 जोड़ दो और एक तरफ H जोड़ दो। क्या ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बिल्कुल है, डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप देखो H और CH3, तो एक तरफ CH3 जोड़ दो और एक तरफ H जोड़ दो। क्या ये ग्रुप भी आपस में डिफरेंट हैं, बिल्कुल है, बस तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए के अंदर तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें दिखाई देगी। और हमसे पूछा है इनमें से कौन सा ज्यामितीय समरूपता नहीं दर्शाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डोंट शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा ऐसा है जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो भाई साहब ये तो करेगा। दूसरा चेक करते हैं, दूसरे में देखो यहीं से चेक करो, आपको यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। डबल बॉन्ड है तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक। अब किसी एक डबल बॉन्डेड एटम पर गौर करो, जैसे इस कार्बन पर गौर करो। इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, H और Cl जुड़े हैं। तो H और Cl सेम टाइप के हैं या अलग अलग टाइप के हैं, तो आप कहेंगे H अलग ग्रुप है, Cl अलग ग्रुप है, दोनों डिफरेंट हैं। इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, इस पर कौन जुड़ा है, H और Cl। यहाँ भी H और Cl आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कोई नहीं, आप इसकी स्ट्रक्चर बनाकर देख लें अगर आपको दिक्कत है तो। सबसे पहले क्या करो, डबल बॉन्डेड कार्बन को बनाओ। तो डबल बॉन्डेड कार्बन ये रहे, इस कार्बन से एक H और एक Cl है, तो एक तरफ H लिख दो, एक तरफ Cl लिख दो। इस कार्बन से एक H और एक Cl, तो एक तरफ H लिख दो, एक तरफ Cl लिख दो। अब मेरी बातों का जवाब देते जाना। क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, बिल्कुल डबल बॉन्ड है। क्या डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप आपस में डिफरेंट हैं, बिल्कुल H और Cl डिफरेंट हैं। क्या इस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप आपस में डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब दोनों कार्बनों पर जो ग्रुप जुड़े हैं वो आपस में क्या है, डिफरेंट है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसका मतलब ये भी जीआई का केस होगा, तो भाई साहब ये भी जीआई शो करने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है आपको। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन दिख ही रहे हैं आपको, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है ही। इस कार्बन से एक जुड़ा है OH और एक जुड़ा है CH3, दोनों डिफरेंट है, बोले है कि नहीं है। इस कार्बन से भी एक जुड़ा है CH3 और एक जुड़ा है OH, तो CH3 और OH आपस में डिफरेंट है, CH3 और OH आपस में डिफरेंट है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, कार्बन पर जो डबल बॉन्डेड है उस पर जुड़े हुए ग्रुप आपस में क्या है, डिफरेंट। CH3 और OH आपस में डिफरेंट है, CH3 और OH आपस में डिफरेंट है, यहाँ भी GI आएगा। तो फिर ऑप्शन नंबर डी ही रह जाता है भाई, है ना। वैसे ही पता चल गया, जब तीनों में GI है, तीनों में ज्यामितीय समरूपता है, तो चौथे में फिर नहीं होगी। लेकिन चेक कर लेते हैं, देखो जरा स्ट्रक्चर बनाओ, इसकी क्या है, डबल बॉन्डेड लिखो C, इस पर क्या जुड़ा है, H और CH3, H और CH3। क्या ये वाला कार्बन जीआई की कंडीशन पूरी करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, H और CH3 आपस में डिफरेंट हैं। बट इस कार्बन को देखो और इस पर क्या है, CH3 का होल ट्वाइस। इसका मतलब कितने CH3 हैं, 2, और 2 CH3 आपस में कैसे ग्रुप होंगे, सेम। ये कार्बन जीआई की कंडीशन पूरी नहीं करता, इसलिए इसके अंदर जीआई दिखाई नहीं देगा। हमसे पूछा है कि इनमें से किसके अंदर ज्यामितीय समरूपता नहीं आएगी, तो फिर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
ए के अंदर होगी, बी के अंदर होगी, सी के अंदर होगी। OH और CH3 डिफरेंट है, OH और CH3 डिफरेंट है, बट यहाँ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2 CH3 जुड़े हुए हैं डबल बॉन्डेड कार्बन से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो, समावयवता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन आइसोमेरिज्म। अब आपको आइसोमेरिज्म को बताना है, तो ये बातें तो हम कई बार कर चुके हैं। आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, यानी हिंदी में क्या कहोगे कि भाई अणु सूत्र समान होना चाहिए। ठीक है, फिर डिफरेंट क्या होना चाहिए? अणु सूत्र समान होना चाहिए मगर गुणों में अंतर होना चाहिए, गुणों में भिन्नता होनी चाहिए, यानी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। सही है कि नहीं है? तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉन एज आइसोमर। वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या हो? समान, परंतु गुणों में क्या हो? भिन्नता हो, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। आइसोमर शब्द का अर्थ क्या है? आपको पता होगा। क्या अर्थ है बताओ? आइसोमर शब्द का अर्थ है, एक्चुअली ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आइसो, और आइसो का मतलब होता है इक्वल यानी समान, और ये है ग्रीक वर्ड मैरोज, और जिसका मतलब है पार्ट, या कह दूं मैं शेयर, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके इक्वल पार्ट्स हों। पार्ट्स तो एक जैसे हों लेकिन फिर भी गुणों में क्या हो? अंतर हो। तो क्या हम लोग डेफिनेशन नहीं दे सकते? हम लोग बड़े आराम से डेफिनेशन दे सकते हैं कि भाई समावयवता का मतलब है वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु भौतिक या रासायनिक गुणों में भिन्नता हो, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। और इस फिनोमिना को, इस अवधारणा को हम लोग समावयवता कह देते हैं। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। ये देखो आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। समावयवता को परिभाषित कीजिए। समावयवता मतलब आइसोमेरिज्म। इसका मतलब क्या है? वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हों, अणुसूत्र समान होना चाहिए लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं, और यह परिघटना समावयवता कहलाती है। सही है ना? डिफाइन आइसोमेरिज्म, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। ग्रीक शब्द है आइसोमर, आइसो का मतलब इक्वल, मैरोज का मतलब पार्ट्स, एंड दिस फिनोमिनन इज नॉन एज आइसोमेरिज्म। तो बड़ा सिंपल है, बोर्ड में अगर आ भी जाए तो बड़े आसानी से ये जो है कुछ भी लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और प्रॉपर्टीज में अंतर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ज्यामितीय समावयवता से क्या तात्पर्य है? ज्यामितीय समावयवता की आवश्यक शर्तें लिखिए। What do you understand by geometrical isomerism? Write essential conditions for geometrical isomerism. ज्यामितीय समावयवता के लिए आवश्यक कंडीशन लिखिए, और ज्यामितीय समावयवता क्या है ये हमें बताइए। आप इससे क्या समझते हैं ये हमें बताइए। तो देखो भैया, समझने वाली बात तो सिर्फ इतनी सी है कि जब हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो एक काम तो हम कहते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, है ना? रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब है प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। सही है? और प्रतिबंधित घूर्णन की वजह से क्या होता है? एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती। ठीक, और जिन कार्बन्स का या जिन एटम का प्रतिबंधित घूर्णन है, यानी प्रतिबंधित घूर्णन वाले, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रखने वाले एटम की बात कर रहा हूं, प्रतिबंधित घूर्णन वाले जो एटम होते हैं पर दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। सही है कि नहीं है? दो भिन्न समूह ग्रुप होने चाहिए, ये कंडीशन तो है, आपको पता ही है। ठीक, दूसरी बात ये है कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि जब ऐसा होता है ना, यानी प्रतिबंधित घूर्णन होता है और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले जो भी एटम्स होते हैं उनसे दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, तो कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। दो फॉर्म कौन सी? दो फॉर्म नॉर्मली, एक हो जाती है सिस और दूसरी क्या हो जाती है? ट्रांस। सही है कि नहीं है?
जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई जैसे ये कंपाउंड है C+C, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है, इधर जुड़ा है A और इधर जुड़ा है B, A और B आपस में क्या है बताओ जरा, A और B आपस में डिफरेंट है। इधर जुड़ा है A और इधर जुड़ा है B, बताओ A और B आपस में कैसे हैं, A और B आपस में A और B डिफरेंट है, ठीक है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन पूरी हो रही है। अब मुझे बताओ B और B सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड मतलब सिस यानी समपक्ष है, तो इसका एक और फॉर्म बनेगा और वो होगा ट्रांस यानी विपक्ष। विपक्ष में क्या होगा, B और B अपोजिट चले जाएंगे, तो एक B नीचे है तो दूसरा B ऊपर हो जाएगा। बाकी तो आपको इससे भी A जोड़ना है और इससे भी क्या जोड़ना है, A। अब आप खुद ही देखो और बताओ मुझे कि यहाँ B और B अब कहाँ चले गए हैं, अपोजिट, तो ये क्या हो गया है, ट्रांस हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। इसका मतलब तो ये है कि जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है और जिन एटम पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जैसे यहाँ कार्बन पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इस कार्बन पर है कि नहीं है, तो उन एटम पर दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए, ठीक है। यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, उन एटम पर दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों तो कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है, एक समपक्ष और दूसरा विपक्ष। और उन दोनों फॉर्मों में ग्रुप की जो भी ग्रुप होते हैं उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज हो जाती हैं, सापेक्षिक स्थितियां बदल जाती हैं। तो क्लियर है, ज्यामितीय समावयवता का मतलब क्या है। ज्यामितीय समावयवता से हमारा सीधा सा मतलब ये है कि प्रतिबंधित घूर्णन के साथ यदि एटम पर दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों तो उसके दो रूप होते हैं। एक रूप में समान समूह समान दिशा में होते हैं, वो समपक्ष हो जाता है, और दूसरे में सेम ग्रुप अपोजिट साइड चले जाते हैं तो वो विपक्ष हो जाता है। कुल मिलाकर के जो दोनों फॉर्म होती हैं उनमें जुड़े हुए ग्रुप की रिलेटिव पोजीशन या रेस्पेक्टिव पोजीशन जो है वो अलग अलग हो जाती है। ध्यान रखोगे इस बात को तो आंसर भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। क्या लिखना है देखो जरा, हम आंसर भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, आपके लिए आंसर भी हम लोग लेकर आए हैं, ठीक है। ज्यामितीय समावयवता से क्या तात्पर्य है, ज्यामितीय समावयवता की आवश्यक शर्तें लिखो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट एसेंशियल कंडीशंस फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो भैया, ज्यामितीय समावयवता यानी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन हो, सही है, तो ऐसे यौगिक जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न परमाणु या समूहों की त्रिविम में दो भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं, तथा यह परिघटना ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। जब दो समान समूह द्विबंध के एक ही दिशा में रहते हैं तो इसे समपक्ष समावयवी कहते हैं, और जब दो समान समूह द्विबंध के विपरीत दिशा में चले जाते हैं, आप ऐसे लिख दें विपरीत दिशा में यानी अपोजिट साइड में चले जाते हैं, तो इसे विपक्ष समावयवी कहते हैं। जैसे यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डबल बॉन्ड है, ए और ए सेम साइड है, सिस हो गया, ए और ए अपोजिट चले गए, ट्रांस हो गया है। ध्यान रखेंगे। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से मतलब क्या है, द आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू फ्रोजन रोटेशन। फ्रोजन रोटेशन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही होता है ना, रुका हुआ है ना, जमा हुआ यानी रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट टू बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल इज नॉन एज जियोमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। यानी वो समावयवता जो प्रतिबंधित घूर्णन के कारण उत्पन्न होती हो वो आपकी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। अब कंडीशन फॉर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर हम लोग बात करें तो कंपाउंड विल बी शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इफ, कब शो कर सकता है, if it fulfills the following two condition। पहली कंडीशन, there should be restricted यानी frozen rotation about a bond in the molecule, और ये restricted rotation नॉर्मली कब दिखाई देगा, जब या तो डबल बॉन्ड का केस होगा या साइक्लिक केस होगा, है ना। और फिर दूसरी कंडीशन क्या है, बोथ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ईच कार्बन अबाउट विच रोटेशन इज फ्रोजन यानी रेस्ट्रिक्टेड शुड बी डिफरेंट, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रखने वाले जो कार्बन एटम है उन पर जो दो ग्रुप लगे होंगे ना वो आपस में क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो देखो जरा, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने के लिए मुख्य शर्तें क्या है, इनमें द्विबंध अर्थात प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध की उपस्थिति अनिवार्य है। बिल्कुल प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। प्रतिबंधित घूर्णन युक्त बंध के दोनों ओर भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी होने चाहिए। यदि प्रतिस्थापी समान होंगे तो ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाएगी। तो आप देख लो, इसमें एक रियल एग्जांपल भी दिया है, C+C रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है,
इससे जुड़ा है H और इससे जुड़ा है CH3, ये आपस में डिफरेंट ग्रुप हैं। इससे जुड़ा है H और इससे जुड़ा है CH3, ये भी आपस में डिफरेंट ग्रुप हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा। और अब अगर आप देखें तो H और H सेम साइड हैं, इसलिए सिस होगा। H और H अपोजिट चले गए हैं, इसलिए क्या होगा, ट्रांस होगा। लेकिन सपोज करो ऐसा होता तो क्या GI आता? तो आप कहते भाई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है क्योंकि डबल बॉन्ड है। यहाँ कौन है, H, और यहाँ कौन है, CH3, दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं। लेकिन यहाँ देखो भाई, यहाँ तो दो H है, सेम ग्रुप हैं, यहाँ GI आने वाला नहीं है। क्लियर? तो ज्यामितीय समावयवता यहाँ नहीं पाई जाएगी, क्योंकि प्रतिस्थापियों की स्थितियाँ बदलने पर भी त्रिविम में वही विन्यास प्राप्त होता है जो मूल यौगिक में होता है। कहने का मतलब ये कि आप इसकी कोई दूसरी फॉर्म लिख ही नहीं सकते, है ना। आप यहाँ से इसका कोई दूसरा फॉर्म लिख के मुझे बता दें जिसमें अरेंजमेंट अलग अलग हो। ठीक है, पहले इसका ही अरेंजमेंट देख लो क्या है। इसका अरेंजमेंट ये है कि CH3 के सामने क्या है, H है। ठीक, अब आप CH3 के सामने कुछ और ला के बताओ इस मॉलिक्यूल में, तो हमें पता चल जाए कि भाई अलग अरेंजमेंट हो गया। नहीं ला सकते भाई साहब, क्योंकि CH3 के सामने H ही आएगा, चाहे ये वाला आ जाए, चाहे ये वाला आ जाए, चाहे ये वाला आ जाए। सही है कि नहीं है? क्योंकि इसके अलावा कुछ और है ही नहीं इसमें। बोला है कि नहीं है? अब H के सामने कौन है, CH3, और H के सामने कौन है, H। इन दो जो सिचुएशन बनी हुई है, इनके अलावा H के सामने कुछ और ला के बताओ। यानी H के सामने H है, H के सामने CH3 है। आप कोई और ग्रुप ला सकते हो क्या H के सामने? नहीं ला सकते ना, क्योंकि कुछ और है ही नहीं। तो या तो H के सामने H रहेगा या H के सामने CH3 रहेगा। इसका मतलब यहाँ आप रिलेटिव पोजीशन चेंज कर ही नहीं पाएंगे। आप जो भी लिखेंगे आप रैंडमली लिख दो, बॉन्ड मत तोड़ देना कहीं कि भाई आप ऐसा करो कि बॉन्ड तोड़ दो, डबल को सिंगल कर दो, फिर कोई नई स्ट्रक्चर लिख दो, तो फिर वो GI का केस ही नहीं बनेगा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप इसी में कुछ हेर फेर अगर कर दें और कोई नई फॉर्म लिख दें, जैसे रैंडमली लिख दिया आपने, कहा मैंने यहाँ CH3 लिख दिया है, तो अब बताओ क्या लिखोगे? अब तो आपके पास H ही है ना, तो बाकी H ही लिखोगे। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग थोड़ी ना है भाई, कहाँ से अलग है बताओ? CH3 के सामने कौन है, H, तो यहाँ भी तो है CH3 के सामने H। H के सामने कौन है, H, तो यहाँ भी तो है H के सामने H। बोला है कि नहीं है? तो कहाँ से अंतर है? H और H सेम साइड दिख रहे हैं, यहाँ भी सेम साइड है। बोला है कि नहीं है? CH3 और H एक ही दिशा में दिख रहे हैं, यहाँ भी CH3 और H है। तो आप इसकी कोई दूसरी फॉर्म नहीं लिख सकते। कुल मिलाकर अगर कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप सेम हो जाए तो फिर GI का केस नहीं बनेगा। क्लियर है? ध्यान रखना भाई इस बात को, है ना। तो यहाँ वही कंडीशन रिपीट हो गई है और वही एग्जांपल्स यहाँ पर रिपीट हो गए हैं। ठीक है, ये इंग्लिश के हिसाब से लिखे गए हैं। ठीक है, ये कौन सा आइसोमर होगा? A और A सेम साइड है तो सिस होगा, और A और A अपोजिट चले गए हैं तो ये कौन सा होगा? ट्रांस होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। ऑक्जिम द्वारा प्रदर्शित त्रिविम समावयवता का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑक्जिम्स। तो देखो, ऑक्जिम के बारे में भी हम खूब सारी चर्चा कर चुके हैं, बस मुझे तो थोड़ा सा बोर्ड में किस तरह से क्वेश्चन आएगा उसका थोड़ा आइडिया आपको देना है। तो ऑक्जिम द्वारा प्रदर्शित त्रिविम समावयवता का वर्णन करना है। तो पहले तो ऑक्जिम ही बता दो क्या होता है। ऑक्जिम वो होते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाने से बनते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते? जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है, और वाटर निकलते ही इस तरह से यहाँ OH होगा कि नहीं होगा? आपको पता है कि नाइट्रोजन पर लॉन पेयर भी होगा कि नहीं? तो नाइट्रोजन पर लॉन पेयर होगा। ठीक है, अब देखो, लॉन पेयर को एक डिफरेंट ग्रुप कंसीडर करते हैं और ये मानते हैं कि यहाँ डबल बॉन्डेड जो नाइट्रोजन है जिस पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा उस पर डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। डिफरेंट कैसे? OH और लॉन पेयर दोनों एक डिफरेंट ग्रुप हैं। अब आपको यहाँ देखना है कि इस कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं या नहीं। अगर इस कार्बन पर सेम ग्रुप जुड़ जाते हैं तो ये GI की कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, और अगर इस कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप जुड़ जाते हैं, यहाँ तो वही सिचुएशन रहनी है हमेशा, और यहाँ मान लो एक A जुड़ गया और एक B, तो ये GI की कंडीशन पूरी करेगा, और इस तरह के ऑक्जिम के अंदर आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई दे जाएगी। क्लियर है? अब आपको अच्छे से पता है कि ऑक्जिम बनते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं? जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। सही है। अब ऑक्जिम्स के निर्माण के लिए कार्बोनिल कंपाउंड काम आते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक एल्डिहाइड होता है और दूसरा होता है कीटोन। जल्दी से मुझे बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है? तो भैया, एल्डिहाइड में ये ग्रुप तो होगा लेकिन इससे एक हाइड्रोजन जरूर जुड़ा हुआ होगा, और कीटोन में
भी ये ग्रुप होगा मगर कोई भी हाइड्रोजन इससे अटैच नहीं होगा। सही है। जैसे मैं यहाँ कहूँ, यहाँ मान लो कुछ भी जोड़ दूँ, बस हाइड्रोजन एक होना चाहिए, चाहूँ तो मैं दूसरा हाइड्रोजन जोड़ दूँ तो भी एल्डिहाइड होगा, कुछ और जोड़ दूँ, CH3 जोड़ दूँ, जैसे मैंने CH3 जोड़ दिया और C डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, तो ये CHO ग्रुप है ना, तो ये एल्डिहाइड है। ठीक है, कुछ और जोड़ दिया, C6H5 जोड़ दिया, C डबल बॉन्ड OH हो गया। सही है, ये C6H5 है, यहाँ तो CHO ग्रुप है ना, तो ये एल्डिहाइड है। कीटोन के केस में क्या करते, कीटोन के केस में यहाँ हम H नहीं जोड़ते, कुछ और जोड़ेंगे, CH3 जोड़ दिया, यहाँ भी CH3 जोड़ दिया, तो H तो नहीं है ना, तो ये भी एक कीटोन है। मैंने यहाँ CH3 जोड़ दिया, मैंने यहाँ CH3 जोड़ दिया और यहाँ मैंने C6H5 जोड़ दिया, तो H तो नहीं आया ना, तो ये क्या है, कीटोन है। तो कार्बोनिल कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका एल्डिहाइड और दूसरा होता है आपका कीटोन। सही है, लेकिन ध्यान दें आप लोग, है ना, एल्डिहाइड से जो ऑक्सिजन बनेंगे उनको एल्डोक्सिम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एल्डोक्सिम। और कीटोन से जो ऑक्सिजन बनेंगे उनको कीटोक्सिम बोला जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताना, मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड N OH और इधर आ गया इसकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि जरा सा मक्खी भी टच हो जाती है ना तो ये अपना डायरेक्शन बदल लेता है। ठीक है, तो कभी कभी ये हिलता है ना तो कुछ टच हो जाता है इससे। तो ये बताओ मुझे, ये एल्डिहाइड का ऑक्सिजन है या कीटोन का ऑक्सिजन है, बताओ जल्दी से। देखो भैया, इस कार्बन को अच्छे से देख लेना, इस कार्बन पर अगर आपको एक भी H जुड़ा दिख गया तो वो एल्डिहाइड है, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड का ऑक्सिजन है। किसका ऑक्सिजन है, एल्डिहाइड का। अब मैं एक और लिखता हूँ, मान लो CH3 और इधर जोड़ दिया CH3 C डबल बॉन्ड N OH और 11 पेयर। अब बताओ ये एल्डिहाइड का ऑक्सिजन है या कीटोन का। तो आप क्या करेंगे, आप इस कार्बन को देखेंगे, इस पर CH3 जुड़ा है, CH3 जुड़ा है, मतलब H तो नहीं जुड़ा ना, इसका मतलब ये कीटोन का ऑक्सिजन है, ये कीटोक्सिम कहलाएगा। और ये जो है ये एल्डिहाइड का ऑक्सिजन है, ये एल्डोक्सिम कहलाएगा। मेरा सवाल ये है कि इनमें से कौन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो भैया देखो, यहाँ तो डिफरेंट ग्रुप हैं, यहाँ भी डिफरेंट है, ये तो GI शो करेगा। लेकिन इसकी बात करें, ये तो डिफरेंट है बट ये दोनों कैसे हैं, सेम है, ये GI शो करने वाला नहीं है। ध्यान रखोगे, तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप अगर सेम आ गए इस तरह से तो GI नहीं आएगी, अलग अलग आ गए तो GI आएगा। तो फिर देखो, मैं ऐसे लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड N OH लॉन पेयर। सही है, और यहाँ मैंने लिख दिया C2H5। बताओ एल्डिहाइड का ऑक्सिजन है या कीटोन का, जल्दी से बता दो भाई, ये कई बार रिपीट हो चुका है। इस कार्बन को देखो, क्या इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है, नहीं, इसका मतलब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कीटोन का ऑक्सिजन होगा, यानी ये कीटोक्सिम है। सवाल मेरा दूसरा है, क्या ये GI शो करेगा। तो भैया देखो, नाइट्रोजन की तो आप डिस्कशन करें ही ना, क्योंकि इस पर तो दो डिफरेंट ग्रुप है, OH और लॉन पेयर। बस इस कार्बन को देख लें, इस पर एक है CH3 और एक है C2H5। सही है, दोनों डिफरेंट हैं, यस, ये GI का केस बनेगा, इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी। आएगी कि नहीं आएगी। अब देखो, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी तो फिर हमने आपको इसके बारे में कुछ और बातें भी बता रखी हैं, वो भी थोड़ा सा ध्यान दे लें। क्या हमने कहा था कि इनको सिन एंटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिन एंटी। ठीक है, अब नॉर्मली सिन एंटी हम लोग एल्डिहाइड के केस में ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं बोलना, कीटोन के केस में प्रेफर नहीं करते। कीटोन में किसी को भी सिन और किसी को भी एंटी बोला जा सकता है, जिसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हो बस वो मेंशन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं सिन एंटी की तो जरा आप लोग ध्यान दें, हमने कहा था कि एल्डिहाइड के केस में लॉन पेयर और हाइड्रोजन को देख लेना। एल्डिहाइड है तो कार्बन पर हाइड्रोजन तो होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक हाइड्रोजन तो कम से कम होगा, तो लॉन पेयर और हाइड्रोजन को देख लेना। अगर वो सेम साइड आ जाए तो आपको क्या बोल देना है, आपको एंटी बोल देना है। सही है, और अगर वो अपोजिट चले जाए तो आपको उसे सिन बोल देना है। लेकिन फिर हमने कहा था कि आपको लॉन पेयर वगैरह ध्यान ना रहता है, नहीं रहता है, तो हमने एक जुगाड़ बताया था, आपको याद है क्या। हमने कहा था कि C डबल बॉन्ड N, ठीक है, और इससे जुड़ा होता है आपका OH और एक होता है लॉन पेयर। ठीक,
और यहाँ भी 2 ग्रुप होंगे, ठीक है। मान लो ये एल्डिहाइड का है तो एक H तो डेफिनेटली होगा ही, होगा ना। तो हमने कहा था कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप और डबल बॉन्डेड कार्बन पर उपस्थित छोटा समूह, तो CH3 और H में से छोटा कौन है? H। तो ये स्मॉल ग्रुप है क्या नहीं है? स्मॉल मतलब छोटा, सही है। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH और डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ छोटा ग्रुप अगर सेम साइड हो जाए तो सिन बोलना है, ठीक है। इससे बेहतर और अच्छा जुगाड़ कुछ नहीं मिलेगा। अगर अपोजिट कंडीशन बन जाती है कि OH इधर है और लोन पेयर ये रहा और CH3 ऊपर दिखाई दे और H नीचे, तो हमने जो रूल्स बनाया है वो क्या बनाया है? हमने कहा है कि सॉरी यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, है ना। तो हमने जो रूल्स बनाया है वो ये बनाया है कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH और डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ छोटा ग्रुप यदि अपोजिट चलेंगे ना, तो फिर उसे आप एंटी बोल देना। क्या बोल देना? एंटी। ध्यान रखोगे? तो ये तो याद रख सकते हो ना कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH देख लेना, क्या देख लेना? OH। और डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ छोटा ग्रुप देख लेना, सेम साइड देखें तो सिन, और अगर OH और छोटा ग्रुप अपोजिट साइड में दिख जाए तो एंटी बोल देना है। वैसे ये सारी बातें एक्सप्लेन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑक्जिम्स तो आसानी से कर सकते हैं। आंसर भी देख लेते हैं किस तरह से देना है। तो देखो भैया, हिंदी मीडियम से है तो इधर ध्यान दें। ऑक्जिमो में ज्यामितीय समावयवता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्जिम्स। एल्डिहाइड एवं कीटोन की क्रिया जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करते हैं तो क्रमशः एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम बनते हैं। एल्डिहाइड से बनता है एल्डोक्सिम और कीटोन से बनता है कीटोक्सिम, ये पता है आपको। अब देखो, ये देखो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड है। यहाँ एक ग्रुप जोड़ा है हमने R2 और यहाँ एक ग्रुप जोड़ा है R1। अगर आपको इसे एल्डिहाइड बनाना है तो कम से कम एक हाइड्रोजन तो आनी चाहिए, चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए। तो हमने मान लिया कि यदि R1 बराबर H है, मतलब ये H है, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। और अगर इनमें से कोई भी H नहीं है तो फिर ये क्या होगा? कीटोन होगा, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दें, जब इनकी आपस में रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या निकाल देना है? वाटर। और वाटर निकलते ही ये कार्बन डबल बॉन्ड से किससे जुड़ जाएगा? इस वाली नाइट्रोजन से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? ठीक है। जब ये इससे जुड़ेगा तो यहाँ से H2O निकल जाएगा और H2O के जाते आपको एक ऑक्जिम मिल जाएगा, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड OH और ये है R1 और ये है R2। अगर ये R1 हाइड्रोजन हुआ तब तो ये एल्डोक्सिम होगा, और हाइड्रोजन ना हुआ, कोई एल्किल ग्रुप हुआ तो ये कीटोक्सिम होगा, क्योंकि उस केस में कीटोन का ऑक्सिम होगा ये, ठीक। नाइट्रोजन पर लोन पेयर हमेशा ही होता है, लिखा जाए या ना लिखा जाए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चूँकि C डबल बॉन्ड N बंध में कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों ही sp2 संकृत हैं एवं कार्बन व नाइट्रोजन के मध्य द्विबंध उपस्थित होते हैं तो मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता। तो देखो, ये तो बस नॉलेज वाली बात है कि मैं आपसे कहूँ C डबल बॉन्ड N है, ठीक, और यहाँ जुड़ा है OH और यहाँ जुड़ा है लोन पेयर और इधर 2 बॉन्ड है, तो इस कार्बन का संकरण क्या होगा? sp2 होगा। कन्फर्म है? कैसे पता? 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इस नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा? इसका भी sp2 होगा, क्योंकि 1 सिग्मा और 2 सिग्मा तो है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा तो होता है ना, तो 1 सिग्मा और 1 सिग्मा 2। लोन पेयर को भी सिग्मा की तरह कंसीडर कर लेते हैं, तब इसका संकरण भी sp2 होता है। यानी ये मानते हैं कि नाइट्रोजन के भी 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और कार्बन के भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। बट हमें मतलब है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से, और डबल बॉन्ड है उस वजह से यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो बस इतना ही ध्यान रखेंगे कि कार्बन नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड है उसमें कार्बन नाइट्रोजन दोनों ही sp2 संकृत हैं। कार्बन व नाइट्रोजन के मध्य द्विबंध की उपस्थिति है तो मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, यानी फ्री रोटेशन होने वाला नहीं है। क्लियर? यदि ऑक्सिम में यदि नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित OH समूह यदि कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन या छोटे समूह की ओर स्थित हो, ध्यान देना, ऑक्सिम की बात कर रहे हैं। ऑक्सिम में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित OH समूह देखना है और कार्बन पर स्थित हाइड्रोजन अगर एल्डोक्सिम है तो, एल्डोक्सिम नहीं है तो फिर छोटे समूह की बात कर लो। तो कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन या छोटे समूह की बात करें, अगर वो एक ही ओर हो जाते हैं तो सिन कह देना, और यदि अपोजिट चले जाते हैं तो एंटी कह देना। ध्यान रखोगे? तो इधर देखें भैया, आपने बस यही काम किया है, रिएक्शन तो वही है। यहाँ से क्या निकाल दिया है? यहाँ से आपने
जो है वाटर निकाल दिया है। वाटर के जाते ही कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ गए होंगे, और जब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ गए होंगे तो इस तरह का ऑक्सीजन आपको मिल गया होगा। R1 या R2 में से कोई भी एक हाइड्रोजन हुआ तो ये एल्डिहाइड का ऑक्सीजन होगा, और अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, दोनों ही एल्किल ग्रुप हुए, तो फिर ये कीटोन का ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इट इज क्लियर दैट इन CN बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बिल्कुल, दोनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड। किसकी प्रेजेंस है? डबल बॉन्ड, है ना। फ्री रोटेशन क्या है? फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। सही बात है। इफ OH ग्रुप ऑन नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट ऑन हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन, कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, और टू ए स्मॉलर ग्रुप, देन दिस इज कॉल्ड सिन। जरा ध्यान दें, इफ OH ग्रुप ऑफ नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ, यानी ऑन द सेम साइड आना चाहिए, ऑन द सेम साइड। सेम साइड किसके? सेम साइड ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन or to a small group, then this is called syn, and opposite then this is called anti। तो कुल मिला के यही कहा गया है कि जो नाइट्रोजन है ना, उस नाइट्रोजन का OH और डबल बॉन्डेड कार्बन का जुड़ा हुआ स्मॉल ग्रुप है ना। अब वो स्मॉल ग्रुप हाइड्रोजन हो सकता है या कोई और ग्रुप हो सकता है, कोई भी छोटा ग्रुप होगा, कोई भी स्मॉल ग्रुप। सही है। अगर सेम साइड आ गए तो सिन बोल देना, और अगर यही ऐसे हो जाए, ये नाइट्रोजन है, ये OH है, और यहाँ से जुड़ा हुआ छोटा समूह अपोजिट चले जाए ऐसे, ठीक है, H और OH अपोजिट, तो फिर क्या बोल देना? एंटी बोल देना। सही है, तो आसानी से बोल सकते हैं आप लोग। ठीक, और देखो इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एसिटाइलडॉक्सिम, चूंकि एसिटाइलडिहाइड से बना होगा, कैसे पता एल्डिहाइड से बना है? डबल बॉन्डेड कार्बन पर H जुड़ा है, तो एल्डिहाइड से बना है। एल्डिहाइड से बना है तो एल्डोक्सिम होगा। एल्डिहाइड में भी किससे मिलकर बना है? तो दो कार्बन का एक एल्डिहाइड होता है जिसे कहते हैं एसिटाइलडिहाइड। तो ये एसिटाइलडिहाइड का ऑक्सिजन है, इसलिए इसे एसिटाइलडॉक्सिम कहते हैं। अब देखो नाइट्रोजन का OH और कार्बन से जुड़ा हुआ छोटा समूह, एक तो है CH3 और एक है H, यही है स्मॉल। अगर सेम साइड चले गए हैं तो क्या बोलना है? सिन। और अगर OH और छोटा ग्रुप अपोजिट चले गए हैं तो क्या बोल देना है? एंटी। ठीक है, ऐसे ही देखो बेंजेल्डॉक्सिम, कैसे पता चला कि ये एल्डॉक्सिम है? तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे फिर से आपको एक हाइड्रोजन दिखाई दे गया, इसका मतलब ये एल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्सिजन है, इसलिए ये एल्डॉक्सिम है। एल्डिहाइड में भी एक एल्डिहाइड होता है C6H5CH डबल बॉन्ड O, इसे बेंजेल्डिहाइड कहते हैं। क्योंकि आपको यहाँ एक बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है, इसलिए ये बेंजेल्डिहाइड का ऑक्सिजन है, जिसे बेंजेल्डॉक्सिम कहेंगे। यहाँ भी देखो ये नाइट्रोजन होगा, और इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप और कार्बन से जुड़ा हुआ छोटा H ग्रुप सेम साइड है, इसलिए ये सिन होगा। और यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH और कार्बन से जुड़ा हुआ H अपोजिट चले गए हैं, तो ये एंटी होगा। एसीटोफिनोन ऑक्सिजन, ये कीटोन ऑक्सिजन होगा। कैसे पता? कार्बन से जुड़ा हुआ कोई भी ग्रुप हाइड्रोजन नहीं है। सही है। और कीटोन में भी एक कीटोन होता है C6H5C डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम होता है एसीटोफिनोन। क्या नाम होता है? एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन का जो ऑक्सिजन होगा वो एसीटोफिनोन ऑक्सिजन कहलाएगा। इसमें भी आप देखो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH और कार्बन पर दो ग्रुप जुड़े हैं, एक कौन सा है? एक है C6H5 और एक है CH3। बताओ इसमें से स्मॉलर ग्रुप कौन सा है? यही है, स्मॉल है, छोटा है ना। ये तो बड़ा ग्रुप होगा ना, 6 कार्बन वाला है, ये तो एक ही कार्बन का है, मतलब छोटा ग्रुप है। तो कार्बन का छोटा और नाइट्रोजन का OH सेम साइड आ गए, सिन बोल दो। कार्बन का छोटा और नाइट्रोजन का OH अपोजिट चले गए, क्या बोल दो? एंटी बोल दो। बोल सकते हैं ना। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया भी लेना है कि किस तरह से सिन एंटी बोला जाता है। H छोटा ग्रुप और OH सेम साइड सिन, H छोटा ग्रुप और OH अपोजिट तो एंटी। यहाँ देखो H छोटा ग्रुप और OH सेम साइड तो सिन, H छोटा ग्रुप और OH अपोजिट तो एंटी। C6H5 जुड़ा है तो ये बेंजेल्डॉक्सिम होगा, क्योंकि बेंजेल्डिहाइड का है। सिमिलरली एसीटोफिनोन का जो ऑक्सिजन होगा, जिसे एसीटोफिनोन ऑक्सिजन कहेंगे, उसमें भी देख लो छोटा ग्रुप कौन है? CH3, क्योंकि ये तो बड़ा है, और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ OH सेम साइड है, सिन बोल दो।
CH3 और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ OH, अपोजिट चले गए, क्या बोल दो, एंटी बोल दो। ठीक है, तो हमने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर बोर्ड में जो भी बोर्ड की बुक्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखे हैं। आप इस वीडियोस को 1-2 बार देखेंगे, एग्जाम टाइम पर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। क्लियर?